हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे एंड आप सभी का एक बार फिर से इस न्यू वीडियोस में स्वागत है, वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम अल्टरनेटिंग करंट का एमसीक्यूज जो कि हम डिस्कस कर रहे थे, इसका पार्ट फर्स्ट करीब हमने उसमें 45 क्वेश्चंस के करीब हमने डिस्कस किया था और ये हमारा पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड, तो अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो पार्ट फर्स्ट ज़रूर देख लेना, ठीक है। एंड पार्ट जो सेकंड है इसको भी आप कंटिन्यू करना, एंड तक सारे क्वेश्चंस को देखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, करीब इस चैप्टर से 138 क्वेश्चंस लिए गए हैं। 138 क्वेश्चंस पूरे चैप्टर्स का एकदम ब्रॉड वे है। हम ये बोल सकते हैं कि 138 क्वेश्चंस इनफ है इस चैप्टर के अंदर, अल्टरनेटिंग करंट के अंदर। अगर 138 क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए इस चैप्टर्स के अंदर से, तो डेफिनेटली आप इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आएगा बोर्ड एग्जाम में वो आप अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन और देखते हैं इसमें। अच्छा, थोड़ा सा हैंग कर रहा है, जस्ट वेट। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हमने यहाँ पे एलसी ऑसिलेशंस कंप्लीट किया था। हमने एलसी ऑसिलेशंस हमारा कंप्लीट हो गया था, ठीक है। अरे हाँ, ठीक है। एलसी ऑसिलेशंस कंप्लीट किया था एंड एलसी ऑसिलेशंस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, ठीक है। आ जाओ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ही है, एसी जनरेटर, क्योंकि मिक्सअप क्वेश्चन है इसमें पूरा। एमसीक्यूज भी है, केस स्टडी बेस्ड भी है, एसेशंस रीजन भी है, मिक्सअप क्वेश्चंस है। तो देखिए यहाँ पे आज हम डिस्कस करते हैं एसी जनरेटर, जो कि इस पे केस स्टडी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, उसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। देखो, एन एसी जनरेटर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम मैकेनिकल वर्क। इट मीन्स जो एसी जनरेटर है, एसी जनरेटर मैकेनिकल वर्क को या मैकेनिकल एनर्जी को वो कन्वर्ट कर रहा है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यस, ठीक है। जस्ट द अपोजिट ऑफ व्हाट अ मोटर डस। मतलब जैसे एक मोटर वर्क करता है, मोटर के जस्ट अपोजिट में ये वर्क करता है। मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो यहां पे जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। इन इट अ शाफ्ट इज रोटेट बाय द सेम मैकेनिकल मीन्स सच एज अ इंजन और इट इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो कह रहे कि इसके अंदर जो शाफ्ट है उसको एक इंजन के थ्रू हम क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं, ठीक ना। तो जब शाफ्ट को रोटेट कराते हैं तो उसके साथ एक कॉइल कनेक्टेड होता है, तो कॉइल भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करता है, रोटेट करता है। तो कह रहे कि जो एसी जनरेटर है ये इसका जो प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, ठीक है ना। विच स्टेट्स दैट, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन किया गया है कि विच स्टेट्स दैट whenever magnetic field linked with a conductor or coil, ठीक ना, changes an EMF induced in the coil। कह रहे कि एक मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि किसी कंडक्टर या कॉइल के साथ लिंक करता है और उसका वैल्यू अगर चेंज हो रहा है तो क्या इंड्यूस करेगा, एक EMF इंड्यूस करता है उस कॉइल के एंड पे, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम दे रखा है, इसमें एक मैग्नेटिक, ये हमारा एक मैग्नेट्स दे रखा है, इसका नॉर्थ और इसका साउथ पोल, एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लिंक कर रहे हैं नॉर्थ टू साउथ के डायरेक्शन में, और इसके अंदर एक कॉइल को, इस कॉइल को यहाँ पे क्या करते हैं, ओमेगा वेलोसिटी से क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो एज यू नो, अगर यहाँ पे ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट करेंगे तो इसका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का इक्वेशन आएगा E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, है ना। और E इज इक्वल टू ई नॉट, इसको हम लिखते हैं साइन
ओमेगा टी और ई नॉट जो इसका पीक वैल्यू है वो एन बी ए ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके लिए करंट का इक्वेशंस लिखेंगे जनरेटर के लिए तो करंट हो जाएगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई नॉट जो है आपका हो जाएगा वो ई नॉट डिवाइड बाय आर। आर इज व्हाट, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, जब हमने कॉइल यूज किया उस कॉइल का रेजिस्टेंस हो जाएगा आर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक्सप्रेशंस जब हम इसका डेरिवेशंस करते हैं तो ये सारे एक्सप्रेशंस हमें मिलते हैं, तो इन एक्सप्रेशंस को आपको याद रखो और इसके बेस जो क्वेश्चन है उसको आंसर करो। देखो, विच मेथड इज यूज्ड टू इंड्यूस्ड एन ईएमएफ और करंट इन अ लूप इन एसी जनरेटर। करके एसी जनरेटर के अंदर जो लूप है उस लूप में ईएमएफ या करंट को किस मेथड से इंड्यूस किया जाता है। तो फर्स्ट है अ चेंज इन द लूप ओरिएंटेशन, लूप के ओरिएंटेशन को चेंज करके, इन चेंज इन इट्स इफेक्टिव एरिया, कॉइल का जो इफेक्टिव एरिया है उसको चेंज करके, ठीक ना, बोथ ए एंड बी और नाइदर ए नॉर बी, ना तो ए और ना ही बी। तो सिंपली एज यू नो जो एसी जनरेटर है, एसी जनरेटर के अंदर कॉइल्स को क्या कराया, रोटेट कराया जाता है। कॉइल को हम रोटेट कराते हैं, उसके एरिया को चेंज नहीं करते हैं। तो जब एरिया को चेंज नहीं करेंगे तो ये तो हमारा गलत है। जब उसको हम रोटेट करते हैं तो रोटेट करने से क्या चेंज होता है, कॉइल का ओरिएंटेशन चेंज होता है, उसका एंगल चेंज होता है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ये चेंज होता है, ओरिएंटेशन चेंज होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए, अ चेंज इन द लूप्स ओरिएंटेशन, लूप के ओरिएंटेशन को चेंज करके हम ईएमएफ इंड्यूस करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, व्हेन द कॉइल इज रोटेट with a constant angular speed omega, then the angle theta between the magnetic field vector B and the area vector A of the coil at any instant t is, तो t is equal to theta is equal to, अभी इक्वेशन हमने लिखा था theta is equal to क्या था, ओमेगा t, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सिंपल क्वेश्चन है, theta is equal to ओमेगा t, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, द चेंज ऑफ फ्लक्स इज ग्रेटेस्ट टू इन इक्वल टू, ठीक है ना, एंड इट इज टेकन एज, देखो क्या करें, जो हमारा फ्लक्स चेंज है, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू दैट इज व्हाट, दैट इज एन बी ए कॉस ओमेगा टी, ये हमारा फ्लक्स का इक्वेशन दे रखा है। the change of flux is greatest to n equal to, मतलब कहां से कहां पे चेंज होने पर आपका फ्लक्स मैक्सिमम चेंज होगा, फ्लक्स में मैक्सिमम चेंज होगा 90 से 270, अच्छा 90 से 45, 60 से 90 या 180 से 90। तो इसमें आपको बताना है फ्लक्स चेंज मैक्सिमम कब होगा, किस एंगल के बीच में फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो एज यू नो कॉस, देखो कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है बेटा, 0, कॉस 90 0। अच्छा कॉस 270 का वैल्यू भी कितना, 0, तो यहां पे भी 0, ये 0 से 0 में चेंज होगा, ठीक। अच्छा नेक्स्ट 90 से 45, तो कॉस 90 आपका 0 और कॉस 45 कितना 1/√2, तो 0 से 1/√2 चेंज होगा, ठीक है। 60 कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 1/2 और फिर यहां पे कॉस 90 कितना हो जाएगा बेटा 0, तो ये 1/2 से 0 रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। अच्छा कॉस 180 का वैल्यू कितना माइनस का 1 और कॉस 90 कितना बेटा, कॉस 90 आपका 0, ये -1 से 1 चेंज होगा, तो यहां पे चेंज कितना है, यहां पे 1 का चेंज है, यहां पे 1/2 का चेंज है, यहां पे कितना 1/√2 का चेंज है, यहां पे कितना चेंज है 0 चेंज है। इनिशियल माइनस फाइनल करके चेंज निकालेंगे तो सिंपली यहां पे मैक्सिमम चेंज यहां पे पूछा है, ग्रेटेस्ट पूछा है, तो ग्रेटेस्ट क्या होगा 1 होगा इसमें, तो 180 से 90 के बीच में जब कॉइल आपका 180 से 90 चेंज होगा तब फ्लक्स चेंज मैक्सिमम होगा, तो ये हमारा आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, द ग्राफ बिलो शो द वोल्टेज
output plotted against the time, which point on the graph show that the coil is in the vertical position? करेंगे अब किस पोजीशन में, यहां पे देखो ये P पोजीशंस दे रखा है आपका, Q पोजीशंस है, R पोजीशन है और S पोजीशन है। करेंगे किस पोजीशन में ये शो कर रहा है कि कॉइल जो है वर्टिकल पोजीशन में है, कॉइल इस पोजीशन में वर्टिकल पोजीशन में है, ये वर्टिकल पोजीशंस हो गया आपका। तो एज यू नो, अगर यहां पे अगर हमने एक मैग्नेट यूज किया, ये हमारा नॉर्थ और ये हमारा साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। अगर हम कॉइल को इस तरीके से प्लेस करते हैं तो उसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो जाएगा बेटा, थीटा 0 हो जाएगा। एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस केस में अगर वोल्टेज का इक्वेशन हम लिखते हैं V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। तो वर्टिकल पोजीशंस में अगर हम बात करेंगे, वर्टिकल पोजीशंस के देखो, एक ये होता है हॉरिजॉन्टल पोजीशंस, ये ऐसा अगर रखा होगा तो ये हॉरिजॉन्टली है, ऐसे अगर है क्योंकि कॉइल्स को इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं ना, अगर इस पोजीशन में आएगा तो ये हमारा वर्टिकल पोजीशंस हो जाएगा। लेट से मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं एक, ठीक है। देखो ये कॉइल है, लेट से हम इसको इस तरीके से रोटेट करा रहे हैं ना, इस तरीके से रोटेट करा रहे हैं इस कॉइल को, ठीक है ना। अगर ये ऐसा रखा है तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, एरिया वेक्टर इसका अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब यहां पे कॉइल अगर इस तरीके से है इस पोजीशन में, तो ये हमारा वर्टिकल पोजीशन, एंड वर्टिकल पोजीशन में एरिया वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर आपका इस डायरेक्शन, अगर एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, देन एंगल जीरो तो कॉस जीरो, सॉरी साइन जीरो का वैल्यू 0, तो उस केस में V0 कितना जाएगा, 0 हो जाएगा। V0 आपका 0 हो जाएगा, ठीक ना। वोल्टेज 0 है, तो वोल्टेज किस पॉइंट पे 0 है, यहां पे 0 है, Q पोजीशन पे 0 है। कहां पे, Q पोजीशन में 0, S पोजीशन यहां पे है, S पोजीशन आपका यहां पे है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, Q इसका आंसर होगा, ठीक ना। Q पे जो आपका कॉइल है वो वर्टिकल पोजीशन में होगा और उस केस में आपका जो EMF है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट आता है, एन AC जनरेटर कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ 1000 टर्न्स एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर रोटेटिंग एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ 100 RPM, ठीक ना। और उसको 100 RPM मतलब रोटेशन पर मिनट की स्पीड से क्या कर रहे हैं, उसको हम रोटेट करा रहे हैं। इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3.6 इंटू 10⁻² टेस्ला द मैक्सिमम EMF प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। कॉइल में मैक्सिमम EMF कितना प्रोड्यूस्ड होगा, तो अभी इक्वेशंस लिखा था हमने, E इज इक्वल टू NBA ओमेगा, कितना, NBA ओमेगा, ठीक है ना। यस ठीक है, NBA ओमेगा, एन आपका कितना है 1000, एन 1000 दे रखा है, ठीक है। बी मैग्नेटिक फील्ड कितना 3.6 इंटू 10⁻² टेस्ला, ठीक है, ओके। और क्या दे रखा है, एरिया दे रखा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपका जो 100 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, इंटू ओमेगा, ये आपका रोटेशन पर मिनट दे रखा है, रोटेशन पर मिनट, दैट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये न्यू गिवन है 100 RPM, तो इसको मीटर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो 100 डिवाइड बाय 60, तो ये कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड कर देना 5/3 रोटेशन पर सेकेंड, RPS, रोटेशन पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा न्यू हो गया, क्या हो गया, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। नाउ ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है, या 2π न्यू, अगर न्यू से रिप्रेजेंट करें यहां पे तो न्यू ले लो, तो ओमेगा की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 2π, तो 2π इंटू न्यू आपका जब 5/3, सुनो देखो ये आपका जाएगा, देखो कितना 10⁻3, 10⁻2, 10⁻⁴, 10⁻⁻², तो ये 3.6 इंटू, देखो 5 2 जा 10 इंटू पाई 3.14 डिवाइड बाय 3 इंटू 10⁻, देखो 3 माइनस का 2 प्लस का 2 और माइनस का 4, माइनस का कितना जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा
3 से इसको डिवाइड कर दो, तो 1.2 इंटू 3.14 इंटू 10 टू दी पावर, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। 3 में से 4 सेपरेट कर दो, माइनस का 1, और यहां से जो 10 आएगा ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल हो गया, देखो 12 चौका 48, 12 4 जा 48, कैरी 4, 12 1 जा 12, 12 प्लस 4 कितना जाएगा 16, कैरी 1, 12 3 जा कितना है, 12 3 जा 36, 36 प्लस 1 37, ठीक है। तो ये आपका 1 2 3 1 2 3, तो अगर इसको आप क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो 3.77 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 3.77 बोल्ट। बस आपको यह इक्वेशन जो है याद रखना है, E नॉट इज इक्वल टू NBA ओमेगा, ठीक ना। और जो वैल्यूज दे रखा है उस वैल्यूज को यहां पे आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन है, डायरेक्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द फॉलोइंग केस, ठीक है। किस पे बेस्ड क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रांसफार्मर पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये ट्रांसफार्मर का आपका डायग्राम दे रखा है। देखो क्वेश्चन है फर्स्ट, मतलब यहां पे पैराग्राफ आपका दे रखा है, द ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। The transformer are the following types. There are two types of transformer: step up transformer and step down transformer. Step up transformer का वर्किंग होता है वोल्टेज को इंक्रीज करना एंड सर्किट में करंट को रिड्यूस करना। वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो करंट रिड्यूस हो जाएगा। स्टेप डाउन का काम होता है वोल्टेज को रिड्यूस कर देना और करंट को इंक्रीज कर देना। तो ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं, वो हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखो ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो इसमें एक लैमिनेटेड आयरन कोर होता है, ठीक ना। एक लैमिनेटेड आयरन कोर लैमिनेटेड इसलिए बनाया जाता है ताकि एडी करंट उसके अंदर कम प्रोड्यूस हो, ताकि लॉस जो है एनर्जी का वो बहुत कम से कम हो एज अ फॉर्म ऑफ हीट, है ना। क्योंकि एडी करंट बहुत ज्यादा जनरेट होगा तो क्या होगा, हीट के फॉर्म में बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो आपका लॉस हो जाएगा। तो इस केस में ये लैमिनेटेड बनाया जाता है आयरन कोर का, सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं, यहां पे हम सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं। अच्छा देखो अब यहां पे इस एंड पे हम एक कॉइल कनेक्ट कर देते हैं, यहां पे एक कॉइल कनेक्ट करेंगे तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉइल। इसको एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं और इसके दूसरे एंड पे हम एक दूसरा कॉइल क्या करते हैं, यहां पे बाइंड करते हैं, और ये सेकंड जो कॉइल है इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी कॉइल। और सेकेंडरी कॉइल को हम आउटपुट के साथ क्या करते हैं, एक लोड रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अच्छा आ जाओ देखो आगे इसमें बढ़ो। द ट्रांसफार्मर इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पे ट्रांसफार्मर जो है किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, बाउंड ऑन द सॉफ्ट आयरन कोर। जो कि मैंने आपको बताया प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल होता है जो कि एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर क्या होता है, बाइंड होता है, ठीक है। ऑफन द प्राइमरी कॉइल इज द इनपुट कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल इज द आउटपुट कॉइल। क्योंकि प्राइमरी कॉइल के साथ हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिंग सोर्स को कनेक्ट करते हैं, एंड सेकेंडरी कॉइल के साथ हम क्या करते हैं, आउटपुट सर्किट को हम कनेक्ट करते हैं। दिस सॉफ्ट आयरन कोर्स आर लैमिनेटेड टू मिनिमाइज द एडी करंट लॉस। और यहां पे जो सॉफ्ट आयरन कोर यूज कर रहे हैं वो लैमिनेटेड यूज होता है ताकि एडी करंट को मिनिमाइज कर सके और एनर्जी लॉस को हम कम से कम कर सके। अच्छा देखो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चन करने से पहले एक चीज बता दो, VS अपॉन VP इज इक्वल टू NS अपॉन NP इज इक्वल टू IP अपॉन IS। इसका ऑपोजिट होगा IP अपॉन IS। ये इक्वेशन सब याद रखो। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर। ये ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, इसको भी आप याद रखो क्योंकि फॉर्मूला ये यूज होने वाला है इसके अंदर। देखो पहला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, और ट्रांसफार्मर ट्रांसमिशन लाइन फीडेड इनपुट पावर एट
2300 वोल्ट टू अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, किसके साथ जोड़ा गया? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विद इट प्राइमरी बाइंडिंग हैविंग 400 टर्न्स। कह रहे कि प्राइमरी के साथ कनेक्ट किया गया और प्राइमरी में 4000 टर्न्स है। व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी इन ऑर्डर टू गेट द आउटपुट पावर एट 230 वोल्ट। मतलब यहां पे 2300 वोल्ट है, 2300 वोल्ट है, उसको 230 वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर कितने टर्न्स होने चाहिए वो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहां पे यूज करेंगे। ठीक है, तो Vs कितना 230, अच्छा Vp आउट इनपुट वोल्टेज 2300 डिवाइड बाय Ns अपॉन Np। Ns हमें निकालना है, Np हमारे कितना है 4000 है, कितना है 4000, यहां पे देखो ये 4000 है। सॉल्व करो, इसको डिवाइड करो 10 से इसको डिवाइड करो 400, तो Ns इज इक्वल टू कितना जाएगा बेटा 400। Ns कितना जाएगा 400 हो जाएगा। तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 400 टर्न जो है वो सेकेंडरी में होना चाहिए। यस बिल्कुल। अच्छा देखो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच क्वांटिटी डू नॉट चेंज ड्यूरिंग ट्रांसफार्मर ऑपरेशन। जब हम ट्रांसफार्मर को यूज करेंगे तो कौन सी क्वांटिटी यहां पे चेंज नहीं होगा। तो एज यू नो यहां पे क्या कंजर्व रहेगा, एनर्जी कंजर्व रहेगा, एनर्जी चेंज नहीं होगा, और एनर्जी कंजम्पशन की जो रेट है पावर वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो देखो फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकता है, वोल्टेज चेंज हो सकता है, ए और बी दोनों चेंज हो सकता है, ठीक है ना, बट यहां पे पावर जो है वो हमारे क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। अगर हमारा आइडल ट्रांसफार्मर है तो, अगर आइडल ट्रांसफार्मर है तो हमारा क्या सेम रहेगा, पावर सेम रहेगा। ठीक है, क्या सेम रहेगा, पावर। आइडल ट्रांसफार्मर के केस में जिसकी एफिशिएंसी कितना 100% होगी, जिसकी एफिशिएंसी 100% है, अगर एफिशिएंसी 100% है तो पावर कांस्टेंट रहेगा। बट यहां पे आपका ये नहीं दे रखा है कि ट्रांसफार्मर जो है वो आइडल है, ट्रांसफार्मर आइडल ये गिवन नहीं है। तो इस केस में एक चीज और कांस्टेंट रहेगा, वो रहेगा उसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा यहां पे, जो इनपुट वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी है वही हमें आउटपुट वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी भी उतना ही मिलेगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट होगा। हां, अगर आइडल ट्रांसफार्मर दे रखा होता, आइडल ट्रांसफार्मर जिसकी एफिशिएंसी 100% है, तो उस केस में पावर कांस्टेंट रहता, पावर चेंज नहीं होता, इनपुट पावर और आउटपुट पावर दोनों का क्या रहता, सेम रहता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलो बहुत बढ़िया। देखो व्हाट इज नॉट पॉसिबल इन अ ट्रांसफार्मर, ठीक ना, ट्रांसफार्मर में क्या पॉसिबल नहीं है, तो कह रहे कि ट्रांसफार्मर विच इज नॉट पॉसिबल इन अ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में क्या पॉसिबल नहीं है, ट्रांसफार्मर में डायरेक्ट करंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एडी करंट जनरेट होता है, बिल्कुल होता है, अल्टरनेटिंग करंट जनरेट होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा, करंट भी इंड्यूस्ड होता है, क्योंकि इंड्यूस्ड करंट ही है तो करंट भी इंड्यूस्ड होगा, एडी करंट भी होगा, अल्टरनेटिंग भी होगा, इंड्यूस्ड भी होगा, बट डायरेक्ट करंट नहीं होगा, डीसी करंट नहीं होगा, क्योंकि डीसी करंट जो है वो किससे मिलता है, हमें सेल से मिलता है, तो यहां पे डीसी करंट नहीं हो सकता है। ठीक है, यस बिल्कुल। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 53। देखो क्या कह रहे हैं, द रेशियो ऑफ सेकेंडरी टू प्राइमरी इन अ आइडल ट्रांसफार्मर इज 4:5। इफ पावर input is P, then the ratio of power of output to the power input is क्या होगा, क्या कह रहा है भाई, the ratio of secondary to primary, सेकेंडरी से प्राइमरी में, ठीक ना, आइडल ट्रांसफार्मर इज। देखो अगर इफिशियंसी की अगर हम बात करेंगे, इफिशियंसी यहां पे इफिशियंसी गिवन नहीं है आपका, देन द रेशियो ऑफ पावर इनपुट टू पावर आउटपुट, ठीक है ना, इनपुट पावर आपका P, आउटपुट टू पावर इनपुट, ठीक है, PO अपॉन PI। तो ये आपका जो VS इंटू IS डिवाइडेड बाय PI, दैट इज VP इंटू IP। देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आइडल होगा तो ये 1:1 रेशियो में ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो VS अपॉन BP, VS अपॉन BP इज व्हाट, दैट इज NS अपॉन NP इंटू IS अपॉन IP, इसका रिवर्स हो जाएगा तो NP अपॉन NS हो जाएगा।
है ना, NS से NS कैंसिल, NP से NP कैंसिल, तो 1:1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ अब देखो क्या तरीका है, 54 नंबर क्वेश्चन। और ट्रांसफार्मर हैज 150 टर्न्स इन इट्स प्राइमरी एंड 1000 टर्न्स इन सेकेंडरी। ठीक ना, सेकेंडरी में 1000 है, प्राइमरी में 150 है। इफ द प्राइमरी इज कनेक्टेड टू 440 वोल्ट डीसी सप्लाई, व्हाट विल बी द इंड्यूस्ड वोल्टेज इन द सेकेंडरी साइड। तो यहां पे अगर आप गौर करोगे बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन के अंदर आपको कंफ्यूज किया गया है, क्वेश्चन के अंदर आपको कंफ्यूज किया गया। अगर आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को डीपली एनालाइज करेंगे तो आपको यहां पे एक चीज देखने को मिलेगा कि यहां पे 440 वोल्ट डीसी है। क्या है? डीसी है। जब यहां पे करंट की बात हम करेंगे डीसी की, तो डीसी करंट इंड्यूस्ड नहीं करता है, वो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा नहीं। जब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा तो करंट इंड्यूस नहीं होगा, करंट इंड्यूस नहीं होगा, वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, और ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो यहां पे जीरो, क्योंकि ट्रांसफार्मर डीसी पे वर्क नहीं करता है। ट्रांसफार्मर आपका डीसी पे वर्क नहीं करेगा, ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पे ही वर्क करता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जीरो। बस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 55 में। इन एन एसी सर्किट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 423 वोल्ट, इट्स इफेक्टिव वोल्टेज इज, इसका इफेक्टिव वोल्टेज कितना होगा। देखो यहां पे वोल्टेज का क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा, वी नॉट गिवन है आपका, वी नॉट इज इक्वल टू 423 वोल्ट। ठीक है ना, तो इफेक्टिव मतलब आरएमएस, इफेक्टिव मींस आरएमएस, तो इफेक्टिव मींस आरएमएस, तो ये वी नॉट बाय √2 हो जाएगा। तो ये 423 डिवाइडेड बाय √2 का वैल्यू 1.414, ठीक है ना। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं डिवाइड करने के लिए, क्योंकि यहां पे हाँ आप लोग बता दो कमेंट सेक्शन में कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। 423 डिवाइड बाय 1.414, 300 के करीब आएगा। ये 299 आ रहा है करीब। तो ये अगर आप इसको 1 प्लेस तक लेते हैं, अगर इसको 4 तक लेते हैं, तो ये 300 आएगा। कितना आएगा? 300 आएगा। तो इसका आंसर कितना जाएगा? 300 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 300 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ देखो क्वेश्चन नंबर 56। द एवरेज पावर डिसिप्शन इन प्योर इंडक्टर इज। प्योर इंडक्टर में, जो प्योर इंडक्टर है, तो प्योर इंडक्टर में फेज डिफरेंस कितना होगा बेटा? फेज डिफरेंस 0 हो जाएगा, फेज डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो एवरेज पावर कितना कंज्यूम कर रहे हैं? तो एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस फाइव। अगर सॉरी इंडक्टर के केस में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होता है, π/2 होता है। तो cos π/2, यहां पे cos 0, π/2 का वैल्यू कितना होगा? 0 हो जाएगा। अगर ये टर्म 0 हो जाएगा तो पावर पूरा कितना जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ देखो क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है 57 में, कह रहे कि इफ एन LCR सर्किट कंटेन्स L इज इक्वल टू 8 हेनरी, C is equal to 0.5 microfarad, R is equal to 100 ohm in series, then the resonant angular frequency will be. Resonant angular frequency पूछा आपसे, angular frequency तो ओमेगा, ओमेगा is equal to 1 by root of LC, 1 by root of LC। तो root of L का वैल्यू कितना बेटा? 8, C का वैल्यू कितना? 0.5 इंटू 10 to the power minus का 6। तो ये आपका जो 1 by देखो 8 इंटू 5, 8 इंटू 5 4 हो जाएगा, ये 4.04 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6। तो सिंपली ये 500 आएगा। तो देखो 10 टू द पावर 3 आ जाएगा, इसका एलसीएम निकालोगे तो कितना का? 10 टू द पावर माइनस का 3, इसको पावर को ऊपर ले जाओगे तो 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट कितना जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 से 1000 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 500 आएगा। तो यहाँ पे सिंपली ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करो ताकि क्वेश्चन में कम से कम टाइम लगे आपको सॉल्व करने में, ठीक है ना। यस, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। अरे भाई क्वेश्चन नंबर 58 देखो भाई क्या कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये कह रहा है सिंपल, देखो
क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहे हैं भाई, सिंपल कह रहे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसमिटेड ओवर लार्ज डिस्टेंस एट हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। कह रहे कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है। जब लॉन्गर डिस्टेंस तक हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हैं तो उस केस में वोल्टेज को बहुत ज्यादा हाई कर देते हैं। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े लाइंस होते हैं वो 11,000 वोल्टेज का होता है, वो 13,000 वोल्टेज का होता है, 15,000 वोल्टेज का होता है ना, 15,000 वोल्टेज का, बहुत हाई वोल्टेज के लाइंस होते हैं। तो कह रहेगा हाई वोल्टेज पे हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट क्यों करते हैं, उसके कुछ रीजंस यहां पे दे रखा है, आपको करेक्ट रीजन जो है चूज करना है। फॉर अ गिवन पावर लेवल देयर इज लोएस्ट करंट, फॉर अ गिवन पावर लेवल देयर इज लोएस्ट करंट, यस बिल्कुल, क्योंकि वोल्टेज को आप इंक्रीज कर दोगे तो करंट आपका रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। लोअर करंट इंप्लाइज लेस पावर लॉस, अच्छा ठीक है, क्योंकि पावर लॉस हीट जो है वो आपका I² RT के इक्वल होगा। अगर करंट को रिड्यूस करेंगे तो हीट लॉस भी हमारा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, यस। तो ये भी हमारा करेक्ट है, ये भी हमारा करेक्ट है। अच्छा, इट इज इजी टू रिड्यूस द वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड बाय यूजिंग द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या कह रहे हैं, इट इज इजी टू रिड्यूस द वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड यूजिंग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कह रहे हैं कि जो रिसीव कर रहा है उस वोल्टेज को, तो उस एंड पे अगर हम एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं तो वो क्या करेगा, वोल्टेज को रिड्यूस कर देगा, यस बिल्कुल, वोल्टेज को इजीली हम रिड्यूस भी कर सकते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करके। तो इसका मतलब ये भी हमारा करेक्ट है। जब ये तीनों करेक्ट है तो आंसर क्या होगा इसका, ऑल ऑफ दीज। क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यस। आ जाओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इन अ प्योर इंडक्टिव सर्किट द करंट। कह रहे हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट में, देखो प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए करंट एंड वोल्टेज का इक्वेशंस लिखता हूं मैं, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाय 2। एक तो ये पेयर बना सकते हैं या दूसरा हम पेयर बना सकते हैं I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, तो दूसरा वोल्टेज का इक्वेशन होगा V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस का पाई बाय 2। तो ये भी हमारा इक्वेशन बन सकता है। ये दो इक्वेशंस हम यहां पे बना सकते हैं, दोनों का मीन सेम है। यहां पे भी वोल्टेज करंट को लीड कर रहा है किससे, पाई बाय 2 से, यहां पे भी वोल्टेज करंट को लीड कर रहा है किससे, पाई बाय 2 से। इसका मतलब करंट लैग बिहाइंड है, वोल्टेज लीड करेगा। देखो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा सही है, पाई बाय 2 वाला ऑप्शन देखो, पाई बाय 2 वाला, इन दोनों में से एक करेक्ट होगा। तो लैग बिहाइंड द अप्लाइड ईएमएफ बाय एन एंगल पाई बाय 2, तो यहां पे करंट की बात कर रहा है, तो द करंट लैग बिहाइंड द अप्लाइड ईएमएफ बाय एन एंगल पाई बाय 2, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पे करंट लैग बिहाइंड है, करंट पीछे है वोल्टेज से। क्या है, पीछे, पहले वोल्टेज चलेगा फिर पीछे पीछे करंट चलेगा रे भैया, यस बिल्कुल याद रखो। कैपेसिटर में पहले करंट चलेगा फिर पीछे पीछे आपका वोल्टेज चलेगा, ठीक। उसमें करंट लीड करता है वोल्टेज को पाई बाय 2 एंगल से, क्लियर। अच्छा, कैपेसिटर सॉरी रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है, दोनों साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे के बंधु, और वो एक दूसरे के साथ साथ चलेंगे। वोल्टेज जैसे बढ़ेगा वैसे ही आपका करंट बढ़ेगा, जहां वोल्टेज रिड्यूस होगा वहां पे करंट भी रिड्यूस होगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है भाई, एन इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस 1 हेनरी होगा यहां पे, या 1 ओम होगा, रिएक्टेंस है ना 1 ओम, एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ टर्मिनल्स ऑफ 6 वोल्ट, जो कि आरएमएस वैल्यू दे रखा है 6 वोल्ट आरएमएस, द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज। तो सर्किट में पावर कितना डिसिपेटेड होगा, कितना पावर वो कंज्यूम करेगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। सो नाउ देखो एक रिएक्टेंस दे रखा है 1 ओम का और 2 ओम का, तो टोटल इंपीडेंस कितना जाएगा Z, तो Z इज इक्वल टू जाएगा आपका R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, तो ये जो रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो सिंपली 5, तो रूट ऑफ 5 हो जाएगा, कितना, रूट 5 हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक, 6 वोल्ट की बैटरी है, तो यहां पे करंट का आरएमएस वैल्यू कितना जाएगा, तो करंट का आरएमएस वैल्यू जो VRMS डिवाइड बाय Z, तो जो 6 डिवाइड बाय रूट ऑफ 5 हो जाएगा,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहां पे आपको cos फाई भी निकालना है। cos फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड होता है। cos फाई क्या होता है बेटा? आर बाई जेड। फॉर्मूला याद रखो, पावर फैक्टर्स का फॉर्मूला होता है cos फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड। अच्छा, आर का वैल्यू 2, अच्छा जेड का वैल्यू कितना? √5। जेड का वैल्यू कितना? √5। तो एवरेज पावर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? पावर डिसिप्शंस, दैट इज आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू cos फाई। तो आई आर एम एस 6/√5 कितना भाई? 6/√5 इंटू वी का वैल्यू 6 है इंटू cos फाई का वैल्यू 2/√5। ठीक है, तो 6 जा 36, 36 2 जा कितना जाएगा? 36 2 जा 72, 72 √5 इंटू √5 5 हो जाएगा। तो 72 को 5 से डिवाइड कर दो तो ये आपका जाएगा 14.4। कितना आएगा? 14.4। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 14.4। तो एक फॉर्मूला आपको यहां पे जेड का याद रखना है, एक फॉर्मूला आपको यहां पे cos फाई का याद रखना है, क्योंकि पावर फैक्टर्स यहां पे निकालना है। तो पावर फैक्टर्स का फॉर्मूला याद कर लो, cos फाई इज इक्वल टू आर बाय जेड होता है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन जो है हो जाएगा सिंपल। 1 मिनट के अंदर आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो, द रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटेंस एट 50 हर्ट्ज इज 5। रिएक्टेंस की बात कर रहे हैं तो यहां पे ओम होगा। ठीक है, इफ द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज टू 100 हर्ट्ज, अगर फ्रीक्वेंसी को 100 हर्ट्ज मतलब डबल कर दे रहे, एफ डैश इज इक्वल टू 2f, द न्यू रिएक्टेंस। न्यू रिएक्टेंस क्या होगा? देखो सिंपल, यहां पे xc इज इक्वल टू क्या था? 1/ωc। अच्छा, 1/ωc तो 2πfc। अच्छा, जो आपका xc है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/f। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी को अगर डबल कर देंगे तो रिएक्टेंस आपका 2 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। अगर 2 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा तो कितना आएगा? 2.5, क्योंकि इसका रिएक्टेंस कितना है? 5 है, तो 5/2 2 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा तो ये 2.5 ओम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा रीजन है कि फ्रीक्वेंसी को डबल कर देंगे तो रिएक्टेंस हाफ हो जाएगा। रिएक्टेंस क्या जाएगा? हाफ। तो 5 दे रखा है तो 5 का हाफ कितना जाएगा बेटा? 2.5। बहुत बढ़िया, गजब सुंदर लाजवाब बेहतरीन। आ जाओ भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है भाई? बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा था वेरिएशन ऑफ द instantaneous current I and the instantaneous EMF in a circuit is shown in the following figure। ये आपका फिगर दे रखा है। ठीक है, which of the following statement is correct? यहां से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा? देखो, ये जो डॉट डॉट लाइन वाला है ये आपका करंट का इक्वेशन है, ये आपका वोल्टेज का इक्वेशन है। देखो, वोल्टेज 0, करंट मिनिमम है, मैक्स मिनिमम माइनस में है। जब वोल्टेज मैक्सिमम, करंट 0। जब आपका करंट मैक्सिमम हो रहा है, वोल्टेज 0 हो जा रहा है। तो इसका मतलब पहले कौन चल रहा है? इसमें पहले वोल्टेज चल रहा है, फिर कौन चल रहा है? फिर उसके पीछे पीछे करंट चल रहा है। तो अगर हम बात करिए, डायग्राम जो है वो एल सर्किट का डायग्राम है। किसका है? एल सर्किट का डायग्राम। और उसमें करंट लैग बिहाइंड है वोल्टेज से और वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को। ठीक है ना? किस एंगल से? पाई। देखो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? ये 0 है, ये π/2 है, यहां पे पाई है, तो फेज डिफरेंस यहां पे कितना है? π/2। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो, इसमें से द वोल्टेज लैग बिहाइंड नहीं, लैग बिहाइंड नहीं है, द वोल्टेज लीड द करंट बाय π/2। यस, ठीक है, ये सही है कि करंट वोल्टेज जो है वो करंट को लीड कर रहा है। किससे? π/2 एंगल से लीड कर रहा है। बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, यस। तो ये आपका जाएगा नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन एसी वोल्टेज सोर्स ऑफ वेरिएबल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा and fixed amplitude A is connected in a series with a capacitor C and a circuit and an electric bulb of resistance R, और इसका इंडक्टेंस कितना है? 0 है। When is the bulb glow dimmer, the bulb glow brighter, the net impedance of the circuit is unchanged, the total impedance of the circuit increase। देखो क्या कह रहे हैं? कह रहे कि an AC voltage source of variable angular frequency, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है? ओमेगा। ये वेरिएबल है, ये हमारा वेरिएबल है। यस, ठीक है।
एंड फिक्स्ड एम्पलीट्यूड ए, और एम्पलीट्यूड ए हमारा फिक्स्ड है, ए को हम क्या करें, ए को हम कह रहे हैं कि ये फिक्स्ड है हमारा, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ कैपेसिटर सी, और उसको हमने एक कैपेसिटर सी के साथ कनेक्ट किया, एक एक्सएल के साथ कनेक्ट किया, और इसके साथ द इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस आर, एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस के साथ हमने उस सोर्स को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो एज यू नो एक्सी जो है आपका वो क्या जाएगा, 1/ओमेगा सी, और ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो अगर इसकी इंपेडेंस की अगर बात करेंगे जेड, तो जेड आपका जाएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल, एक्सी का स्क्वायर, तो 1/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, 1/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, द नेट इंपेडेंस ऑफ द सर्किट इज अनचेंज, नहीं बिल्कुल ऐसा हो नहीं सकता है कि अनचेंज्ड होगा। टोटल इंपेडेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस होगा, टोटल इंपेडेंस इंक्रीजेस होगा कि अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा अगर चेंज हो रहा है, क्योंकि अगर इसको अगर हम चेंज करेंगे तो हमारा जेड चेंज होगा, सर्किट में क्या होगा, जेड चेंज होगा, बिल्कुल जेड चेंज होगा। बट एम्पलीट्यूड क्या कह रहा है कि वोल्टेज की जो एम्पलीट्यूड है ए फिक्स्ड है, in AC voltage source the variable angular frequency omega and fixed amplitude A is connected series with the capacitance C। देखो वोल्टेज V इज इक्वल टू क्या जाएगा, V नॉट साइन ओमेगा टी, कह रहे ये फिक्स्ड होगा, इसको अगर हम फिक्स कर देंगे तो ये चेंज होगा। अगर ये चेंज हो रहा है क्वांटिटी तो इसके अंदर ये भी चेंज होगा, वोल्टेज भी चेंज होगा। तो इसमें टोटल इंपेडेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीज, द बल्ब ग्लो ब्राइटर, द बल्ब ग्लो डिमर, वेनिस, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होना चाहिए कि यहां पे इंपेडेंस जो है आपका वो क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। इन दोनों में से एक ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन बी और डी में से। द बल्ब ग्लो ब्राइटर, बल्ब जो है वो ब्राइटर ग्लो करेगा क्योंकि जेड इंक्रीज करेगा, नहीं जेड अगर इंक्रीज करता है यहां पे एम्पलीट्यूड को अगर हम फिक्स कर देते हैं तो आई इज इक्वल टू आपका जाएगा, आई इज इक्वल टू आपका जाएगा वी बाय जेड, आई इज इक्वल टू वी बाय जेड। तो इम्पिडेंस की अगर हम बात करेंगे जेड की, ठीक है। तो यहां पे मुझे ना क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ मिसप्रिंट लग रहा है। द इलेक्ट्रिक बल्ब रेजिस्टेंस आर रिएक्टेंट 0 है, व्हेन इज यहां पे इनकम्प्लीट है क्योंकि व्हेन ओमेगा इज इंक्रीज्ड, यहां पे होगा व्हेन ओमेगा इज इंक्रीज्ड। देखो ओमेगा को अगर इंक्रीज करेंगे तब क्या होगा, तब बनेगा क्वेश्चन, ये तब कंप्लीट होगा। व्हेन ओमेगा इज इंक्रीज, अगर ओमेगा को इंक्रीज करेंगे तो ये वाला वैल्यू आपका रिड्यूस हो जाएगा, है ना, ये वाला वैल्यू रिड्यूस होगा तो आपका जेड जो है यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। जेड रिड्यूस होगा तो यहाँ पे जेड रिड्यूस का दे नहीं रखा है, तो एज यू नो अगर जेड रिड्यूस हो जाएगा तो सर्किट में करंट इंक्रीज हो जाएगा, और सर्किट में अगर करंट इंक्रीज होता है तो बल्ब जो है वो आपका ब्राइटर ग्लो करेगा, क्योंकि करंट अगर इंक्रीज है, करंट बढ़ रहा है सर्किट के अंदर, तो जो बल्ब है आपका वो बहुत ज्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसमें। तो ये थोड़ा सा इसमें ऐड कर देना कि ओमेगा इज इंक्रीज्ड। अच्छा देखो नेक्स्ट आ रहा है, पीक वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट एंड एसी मींस इज, ये करीब 311 वोल्ट होता है, याद रखो अगर 220 वोल्ट है तो उसका पीक वैल्यू जो है 311 वोल्ट होता है। पीक वैल्यू का फॉर्मूला होता है बी नॉट इज इक्वल टू √2 IRMS, वोल्टेज का तरीका ना, हाँ तो VRMS, ठीक है। तो √2 इंटू 220 की मल्टीप्लाई कर देना तो ये 311 वोल्ट आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अच्छा देखो नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन, कह रहे कि एन LCR सीरीज AC सर्किट इंपीडेंस कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बाय, ठीक है, इन LCR सीरीज AC सर्किट, LCR सीरीज AC सर्किट है, इंपीडेंस कैन नॉट बी इंक्रीज बाय, जो हमारा इंपीडेंस है उसको हम इंक्रीज नहीं कर सकते, किसके थ्रू, देखो Z इज इक्वल टू आपका होता है √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ठीक है ना। अगर इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखेंगे तो √R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का स्क्वायर,
ठीक है। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, फ्रीक्वेंसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करके, डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, सोर्स की फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करके, एंड इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को इंक्रीज करके, एंड इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ द सोर्स, सोर्स के वोल्टेज को इंक्रीज करके। तो सिंपली देखो, अगर हम यहाँ पे ओमेगा को इंक्रीज करते हैं तो ये वाला टर्म्स इंक्रीज हो जाएगा, ये वाला टर्म्स आपका डिक्रीज होगा, डिफरेंस सेम रहेगा, डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। अगेन अगर हम ओमेगा को क्या करते हैं, ओमेगा को अगर डिक्रीज करते हैं तो ये वाला टर्म्स डिक्रीज हो जाएगा, ये वाला टर्म्स इंक्रीज हो, डिफरेंस अगेन वही मेंटेन हो जाएगा। मतलब फ्रीक्वेंसी को चेंज करके हम इंपेडेंस को चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको इंक्रीज नहीं, क्योंकि ये मेंटेन कर देगा एक दूसरे को। बट अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, अगर इसको इंक्रीज करेंगे तो इनडायरेक्ट वे में आपका जेड भी इंक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है ना। यस, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक सबस्टेशन इन टाउनशिप लार्ज कैपेसिटेंस बैंक आर यूज्ड। करेगी जो टाउनशिप में जो आपका इलेक्ट्रिक सबस्टेशंस होते हैं, इलेक्ट्रिक सबस्टेशंस होते हैं, उसमें एक कैपेसिटर का एक बैंक यूज किया जाता है, मतलब बहुत सारे लार्ज अमाउंट में कैपेसिटर यूज किया जाता है। किस लिए? टू रिड्यूस पावर फैक्टर, टू इंप्रूव पावर फैक्टर, टू डिक्रीज करंट, करंट को डिक्रीज करने के लिए, टू इंक्रीज करंट इन द सर्किट, सर्किट में करंट को इंड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो जो कैपेसिटर बैंक जो यूज किया जाता है, ये कैपेसिटर बैंक यूज किया जाता है टू इंप्रूव द पावर फैक्टर, पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए जो है कैपेसिटर बैंक का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, टू इंप्रूव द पावर फैक्टर, पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर 67 कह रही इन एन एसी सर्किट द वोल्टेज एंड करंट आर गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन सॉरी आई नॉट कॉस ओमेगा टी। देखो V इज इक्वल टू आपका दे रखा है वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, और यहां पे I इज इक्वल टू दे रखा है आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे कॉस को चेंज कर देना साइन में, तो इसको लिखा आई नॉट, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस का ओमेगा टी, माइनस का ओमेगा टी, बट ओमेगा टी यहां पे माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो आई नॉट साइन ये आपका जो ओमेगा टी माइनस का पाई बाई 2, माइनस का पाई बाय 2, ये करंट का इक्वेशन बनेगा। विच ऑफ द सिंबल्स हैव देयर एज यूजुअल मीनिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। अच्छा भैया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो अगर हम जीरो बोलते, ओमेगा टी का वैल्यू क्या रखते हैं, जीरो, ओमेगा टी का वैल्यू अगर जीरो रखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं इसमें। अच्छा ओमेगा टी जीरो, तो ये जीरो जाएगा, तो V आपका कितना जाएगा, जीरो जाएगा यहाँ पे वोल्टेज। इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू आपका जाएगा मैक्सिमम 1, तो I जो है आपका I नॉट हो जाएगा। जब ओमेगा टी का वैल्यू अगर आप पाई बाई 2 रखते हैं तो इसका वैल्यू मैक्सिमम, मतलब पाई बाई 2 पे V जो है वो V नॉट हो जाएगा और I जो है वो आपका I नॉट हो जाएगा। तो अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें बेटा, इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो वोल्टेज का ग्राफ ये बनेगा, करंट का ग्राफ ये बनेगा, ठीक, वोल्टेज का ग्राफ ये करंट का ग्राफ, ये वोल्टेज का ग्राफ। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो करंट यहां पे लीड करेगा वोल्टेज को, करंट लीड कर, क्योंकि वोल्टेज जब जीरो है इनिशियली, करंट मैक्सिमम है, तो इसका मतलब करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को, तो यहां पे पाई बाई 2 एंगल रहेगा। एंगल कितना रहेगा, पाई बाई 2 का रहेगा, पाई बाई 2 इसका फेज डिफरेंस रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो यहां पे वोल्टेज लीड द करंट नहीं, वोल्टेज लैग बिहाइंड द करंट बाय द फेज एंगल, पाई नहीं, ये भी नहीं हो सकता, वोल्टेज लैग बिहाइंड द करंट बाय फेज एंगल बाय पाई बाई 2, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो यहां पे वोल्टेज करंट से लैग बिहाइंड होगा, करंट लीड करेगा वोल्टेज को, वोल्टेज लैग बिहाइंड होगा करंट से, एंगल कितना होगा, पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 का यहां पे फेज डिफरेंस होगा, ठीक है, क्लियर है। नहीं रुक जाओ यहां पे थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ। अगर हम करंट का इक्वेशंस लिखते हैं I इज इक्वल टू आई नॉट, इसको अगर साइन में कन्वर्ट करेंगे
तो साइन में कॉस, ठीक है सही है, क्योंकि 180 में जाएगा नहीं है, 180 में कॉस में ही रहेगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सही है। देखो 68 इन LCR सर्किट द क्वालिटी फैक्टर कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, ठीक है ना। तो क्वालिटी फैक्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं इसमें। तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला था 1/2 पाई, सॉरी क्वालिटी फैक्टर होता है देखो ये होता है 1/R रूट ऑफ L/C, रूट ऑफ L/C। क्वालिटी फैक्टर को इंप्रूव करना मतलब इंक्रीज करना है। अगर क्वालिटी फैक्टर को इंक्रीज करना है बेटा तो सिंपली यहां पे आपको R को डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर R को डिक्रीज करेंगे तो क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज होगा। अगर हम L को इंक्रीज करेंगे, किसको, L को अगर इंक्रीज करेंगे तो क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज होगा। C को अगर इंक्रीज करेंगे तो क्वालिटी फैक्टर आपका डिक्रीज होगा। तो C को हमें क्वालिटी फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए हमें C को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो देखो इसके अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग L नहीं हो सकता है, डिक्रीजिंग L एन R डी ऑप्शन में करेक्ट नहीं हो सकता है, इंक्रीजिंग C को इंक्रीज नहीं करना है, C को हमें डिक्रीज करना है, एंड डिक्रीजिंग R को डिक्रीज करना है। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा, ठीक है। तो R को डिक्रीज करके हम क्वालिटी फैक्टर को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। देखो 69 नंबर क्वेश्चन, द पीक वैल्यू ऑफ एन AC ऑफ 2 एम्पियर इन अ सर्किट, ठीक है ना। सर्किट में 2 एम्पियर का करंट है, ये इसका RMS वैल्यू है, क्या बेटा, RMS वैल्यू 2 एम्पियर। तो इसका पीक वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, तो पीक वैल्यू 2√2 एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि IMS √2 इंटू RMS वैल्यू होता है, तो 2√2 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 2√2 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। अच्छा देखो 70 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि इन एन AC सर्किट द करंट इज गिवन बाय द रिलेशन I is equal to 100√2 cos 50t। देखो I is equal to 100√2 cos 50t द RMS वैल्यू ऑफ, RMS वैल्यू क्या होगा, देखो तो करंट का इक्वेशन क्या था, I is equal to I0 cos ओमेगा t ले लो, है ना। तो यहां पे I0 अगर कंपेयर करोगे तो I0 कितना हो जाएगा बेटा आपका 100√2, एंड I0 बाय √2 जो है ये आपका RMS वैल्यू होता है करंट का। तो इसको √2 से डिवाइड कर देना, √2 से √2 कैंसिल, तो कितना आएगा 100 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, 100 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 100 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी थर्ड पार्ट में जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बाय बाय।